अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शज़िया नियाज़ी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। सबसे पहले नाज़रीन, आपको ईद उल अज़हा की बहुत मुबारकबाद। जिन खुशकिस्मत लोगों ने हज का फरीज़ा अदा किया उनके लिए दुआ गो है कि खुदा ताला उनके हज को कबूल फरमाए और तमाम मुसलमानों को इस फर्ज की अदायगी का शर्फ नसीब करे। नाज़रीन, पाक भारत जंग से कबल मुल्की मईशत के इशारे मुस्बत सिमत में जाते दिखाई दे रहे थे और जंग के बाद सफारती महाज पर किए जाने वाले दौरों में भी मुख्तलिफ ममालिक ने पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के हवाले से न सिर्फ यकीन दहानी कराई बल्कि कई ममालिक ने सरमायाकारी का ऐलान भी किया, जिसमें आज़रबाईजान की जानिब से $2 बिलियन की सरमायाकारी, रूस की जानिब से $2.6 बिलियन के मुख्तलिफ मुआहदे और सबसे अहम वर्ल्ड बैंक की जानिब से $40 अरब की फरहमी का ऐलान शामिल है। आम आदमी सवाल करता है कि इतना सब कुछ होने के बाद क्या इस सब का फायदा आम आवाम को अपने घर तक महसूस होगा? क्या इन मुस्बत इशारियों से आम आदमी के घर के हालात बेहतर होंगे? जहां हुकूमत एक जाने मुसलसल ये कहती है कि हम मईशत के सुधार के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, हालात बहुत खराब हैं, वहीं हम देखते हैं कि गुज़श्ता 3 माह में तमाम पार्लियामेंटेरियंस, तमाम वज़रा और अब चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली अपनी तनख्वाहों में कई 100% का इजाफा महंगाई को वजह बनाकर कर लेते हैं। अवाम के हालात सुधारने वाले अगर अपने हालात को सुधारने के लिए खुद ही अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर सकते हैं तो जिस अवाम ने उनको मुंतखब किया है उनका हमदर्द कौन बनेगा? एक आम शख्स तो आज भी बमुश्किल 30 से 40 हजार माहाना की कमाई करता है और उसमें पूरा कुंबा पालता है। उसका एहसास कौन करेगा? इंसानी हकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी HRCP का कहना है कि पाकिस्तान में लाखों मजदूरों को कम उजरत के बाइस अपने खानदान को खाना खिलाने या बिजली का बिल अदा करने जैसे मुश्किल फैसलों के दरमियान चुनाव करना पड़ता है। हुकूमत को बजट में मजदूरों के हकूक का भी ख्याल रखना चाहिए। HRCP की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में एक 6 रुकनी खानदान को खुराक, रिहाइश, यूटिलिटीज, सेहत की सहूलियात और तालीम की फरहमी के लिए महाना कम अज कम 75,000 रुपए से ज्यादा दरकार होते हैं। मुल्क में अब बजट को लेकर भी गुफ्तगू शुरू हो गई है। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने आइंदा माली साल के वफाकी बजट के लिए कौमी असम्बली के शेड्यूल की मंजूरी दे दी है और आइंदा माली साल का वफाकी बजट 10 जून यानी कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। 13 जून को कौमी असम्बली में वफाकी बजट पर बहस का आगाज होगा और उसके लिए कौमी असम्बली में मौजूद पार्लिमानी जमातों को कवायद जवाबित के मुताबिक बहस के लिए वक्त दिया जाएगा, जबकि वफाकी बजट पर बहस 21 जून को समेटी जाएगी। क्या इस बार बजट आम आवाम के लिए कोई खुशखबरी लाएगा? क्या बजट में भी आम शख्स की उजरत को यूं ही कई 100% बढ़ाया जाएगा जैसे आवाम के नुमाइंदों ने अपनी उजरत को महंगाई का बहाना बनाकर अपने एक ऑर्डर से बढ़ा लिया? ये भी खबर गर्दिश कर रही है कि इस बार बजट में मजीद नए टैक्सेस का आम आवाम पर इजाफा किया जाएगा। IMF की जानिब से भी बजट को लेकर कई नई सिफारिशात हुकूमत को मौसूल हो चुकी हैं। IMF की जानिब से पाकिस्तान से कहा है कि वो आइंदा बजट में पेट्रोल, डीजल और 850 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर भी कार्बन लेवी मुतारिफ कराई जाएगी। इन्हीं तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर मुआशरत इकरामुल हक साहब। आपको वेलकम करते हैं राउंड अप में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आवाम यही जानना चाहती है कि हुकूमत ने नए टैक्सेस की बात कर रही है, हुकूमत आवाम को हालात की खराबी का रोना सुनाकर उन्हें मजीद बर्दाश्त करने का कह रही है, लेकिन हम देखते हैं कि हुकूमती नुमाइंदगान खुद सरकारी सतह पर खर्चे को कम नहीं करते बल्कि बेतहाशा बढ़ा लेते हैं, वो तनख्वाहों की मद में हो या दौरों की मद में। आप क्या समझते हैं कि इन नुमाइंदगान का जितना खर्च है उसका बोझ अगर पाकिस्तान के खजाने पर कम हो तो कितना फायदा आम आवाम को हो सकता है? जी, बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही अहम सवाल आपने उठाया है। दरअसल जो मराहत उनको हासिल हैं और जो तनख्वाह में इज़ाफ़े किए गए हैं, उसकी एक ये भी बहुत सूरत है कि उसके ऊपर वो कोई टैक्स भी अदा नहीं कर रहे। अभी जैसे वज़ीर ख़ज़ाना मोहतरम ने बताया कि 26% टैक्सेस में इज़ाफ़ा हुआ, यानी बेतहाशा टैक्स लगाए गए और उसका रेट बढ़ाया गया, तनख्वाहदार तबके पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया गया। मगर आपको ये सुनकर और सभी कौम को सुनकर हमें बहुत ज़्यादा अफ़सोस भी होगा कि वो अपनी मराहत पर कोई भी टैक्स नहीं देते हैं। यानी कि टैक्स की जो मराहत थी उसमें 56% इज़ाफ़ा हुआ है पिछले साल के मुकाबले में। यानी पिछले साल ये 3.8 ट्रिलियन थी और अब ये
5.2 ट्रिलियन हो गई हैं। तो ये नहीं कि उस तरफ नहीं देख रहे कि एक तरफ वो मरात ले रहे हैं, तनख्वाह में 300-300% इज़ाफ़ा ले रहे हैं और उनका सारा खर्चा आने-जाने का, वहाँ रहने का, सफ़र करने का, हर एक चीज़ जो है वो कौमी ख़ज़ाने से, टैक्स पेयर की मनी से जाती है। जी। और फिर उसके ऊपर जो उनके फ़वाइद हैं और तनख्वाह उस पे वो टैक्स भी ना दें, तो ये बड़ी काबिल अफ़सोस बात है कि एक तरफ आपने तनख्वाहदार तबके पे इतना ज़्यादा टैक्स पिछले साल लगाए कि बेचारों के पास जो 3 लाख भी महीने की आमदनी कमा रहा था, वो भी हैंड टू माउथ हो गया। और दूसरी तरफ आपने इतनी बड़ी टैक्स एग्ज़म्पशन क्रिएट कर ली अपने लिए कि आपने देखा कि सिर्फ़ 800 अरब रुपए के तो इनकम टैक्स की छूट पिछले साल में हमें नज़र आई है। जी। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि ये लोग ना सिर्फ़ अपनी मराद बढ़ाते हैं, जिसका कौमी ख़ज़ाने पे बराह रास्त असर पड़ता है, टैक्स पेयर को वो पैसा अदा करना पड़ता है, फिर उसके ऊपर खुद टैक्स भी नहीं देते हैं। अभी तो ये इनकी मरात वग़ैरह हैं, जो इनके दूसरे असासे हैं, दूसरी जो इनकी दौलत बढ़ती है। अब हर साल पहले तो 30 सितंबर को उसका ज़िक्र इलेक्शन कमीशन के ज़रिए लोगों को पता चल जाता था, वो भी इन्होंने 2017 में सबने मिलकर अमेंडमेंट कर ली कि इसको भी मीडिया की नज़र से और अवाम की नज़र से जो है वो ओझल रखा जाएगा। अब हमें पता भी नहीं चल रहा कि हर साल इनकी आमदनी में और इनके असासों में और इनके अखराजात की क्या पोज़ीशन है। तो फिर जमहूरियत कैसे चलेगी अगर हमें हर साल बिल्कुल, यही जब पता तक ना वो खुद चले कि ये फेयर नहीं टैक्स में रहेंगे, कितनी आप खुद छूट ले रहे टैक्सेस हैं नहीं आप। देंगे, तो फिर आप अवाम से किस मुँह से ये डिमांड करेंगे कि जी, एक अवाम टैक्सेस दे? अवाम तो दे रही है। डॉक्टर साहब, इस बजट में जी, कहा जा रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ नरमियाँ लाई जा रही हैं, जिससे आसानियाँ पैदा होंगी। ये भी कहा जा रहा है कि रियल एस्टेट और तामीराती शोबे को रिलीफ मिलने का इम्कान है और समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए तामीरात के शोबे में सरमायाकारी के लिए सहूलियात देने का फैसला किया गया है। रियल एस्टेट सेक्टर में अगर तेजी आती है तो इससे मईशत को कितना फायदा हो सकता है? क्योंकि कहा जाता है कि तकरीबन एक घर की तामीर में कमोबेश 40 मुख्तलिफ सेक्टर, सीमेंट हो गया, सरिया, लोहा, प्लास्टिक वगैरह शामिल होते हैं। सबका फायदा होता है। जी, बेशक आपने देखा कि पिछले बेजा टैक्सेस जो लगाए गए थे, उसकी वजह से ये बिल्कुल पिछले साल इसमें ग्रोथ हुई नहीं है और लोगों ने इसमें कारोबार ही करना छोड़ दिया था हम्म। और सरमायाकारी जो है इसमें बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। चाहिए था कि इसको बेहतर किया जाए और आपने सरमाया कि इससे बहुत सी इंडस्ट्रीज़ की जो डिमांड है वो बढ़ती है और वो हाँ फिर जी। सारी सप्लाई ज़्यादा करते हैं, मईशत में भी तेज़ी आती है, रोज़गार में भी इज़ाफ़ा होता है और कौमी मईशत में भी और फिर लोगों को जो रहाइश की सहूलत हासिल होनी चाहिए और वो भी बहुत उससे पूरी होती है और इसके अलावा कमर्शियल बिल्डिंग्स बनती हैं और वो भी कमर्शियल बिल्डिंग में जो लोग नया बिज़नेस शुरू करेंगे या अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करेंगे तो वहाँ पे भी तो रोज़गार मिलेगा। जी। तो बहुत ज़रूरी होता है किसी मईशत के अंदर कि आपका जो तमीराती शोबा है, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ है, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़े और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होता है, फिर आपकी कंज़म्पशन बढ़ती है, तो ऑब्वियसली आपकी सप्लाई साइड भी दुरुस्त होती है। हम्म। तो अभी हम बजट के नंबर तो कल देखेंगे और टैक्स के नंबर इसमें और क्लॉज़ेज़ देखेंगे, क्या फ़ायदा वो देना चाहते हैं। और अगर वो ऐसा करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। मेरा ख़्याल है, ये एक बहुत पॉज़िटिव और मुस्बत कदम होगा। ये बताइए कि अब जो मौजूदा बजट पेश होने वाला है, हाउ दैट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बजट्स जो आप माजी में देखते रहे हैं, जो रवायती बजट हर साल पेश किया जाता है। आपके ख्याल में क्या डिफरेंट होने लगा है? क्योंकि नए वफाकी बजट का जो हुजम है वो 17,500 अरब रुपए मुकर्रर करने का तखमीना लगाया है। तो इसकी तकसीम और किस शोबे में कितना लगना चाहिए, और सबसे ज्यादा अहम, क्या हमें इस बजट में किस शोबे के लिए सबसे ज्यादा काम करना चाहिए जो आपके ख्याल में माशी हालात में बेहतरी ला सकता है? देखिए, अब तो दुनिया में सबसे बड़ा मसला ये है कि आम तौर पर जो पहला चीज़ देखी जाती है कि हमारी आबादी का 60% से ज़्यादा हिस्सा तो नौजवानों पे मुश्तमिल है। जी। तो एजुकेशन को इस हद तक आपको अब बेहतर करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आज की दुनिया के अंदर जो आईटी रिलेटेड चीज़ें हैं, हम्म। वो हमें हासिल हो सके। मगर वो तभी होता है जब आपकी बुनियादी तालीम सही हो। अब अगरचे तालीम जो है वो हमारे यहाँ सूबाई मसला हो क्या 18वीं तरमीम के बाद, मगर सबको मिलकर इसकी तरफ कोशिश तो करनी पड़ेगी क्योंकि अगर हमारे बच्चे ही स्कूल से बाहर हैं 30 मिलियन से ज़्यादा और जो तालीम हासिल कर रहे हैं वो भी क्वालिटी की नहीं है, तो हम्म। फिर ज़ाहिर है बहसीत कौम हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे क्योंकि आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैटर करती है वो तो ह्यूमन रिसोर्स ही है। अब 400 मिलियन डॉलर ये खुद फरमा रहे हैं कि हमारे फ्रीलांसर्स ने हासिल किए, जो बहुत कम है मेरी नज़र में।
क्योंकि अगर ये हम उनको फैसिलिटेट करें तो वो इससे कहीं ज़्यादा रकम बिलियंस में हासिल कर सकते हैं। हो सकता है इसमें कुछ अंडर रिपोर्टिंग भी होती हो, वो बाहर ही पैसा रख लेते हो, मगर हाँ, अगर आप गारमेंट्स इंडस्ट्री की तरफ जाएँगे, उसकी ग्रोथ करेंगे तो अभी चाइना पे जो टैरिफ की वजह से उनकी डिमांड उसमें कम होगी। उन्होंने हम्म। बांग्लादेश पे भी हमसे ज़्यादा टैरिफ लगाया है, उनकी गारमेंट्स की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है इंडिया की। तो पाकिस्तान वो वैक्यूम फिल कर सकता है, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि हम भी फैशन स्कूल्स यहाँ खोलें, हम भी ज़्यादा अच्छे से अच्छे गारमेंट्स जो बाहर की दुनिया की डिमांड है, उसके मुताबिक बनाएँ, वैल्यू ऐड करें। ज़ाहिर है पे अगर आप एक सिर्फ़ कोई यॉन और क्लॉथ बेचते हैं, उसको तो आपको वो प्राइस नहीं मिलती, जो बाहर एक शर्ट की जिसके ऊपर एक ब्रांड लगा होता है और उसके वो $200 $150 भी तलब करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत। अच्छा, इस बार बजट में हुकूमत का ये दावा है कि उन्होंने आईएमएफ को कायल कर लिया है कि सैलरी क्लास पर जो टैक्स की शरह है उसमें कमी लाई जाएगी। आप क्या समझते हैं कि इससे आम आवाम जो तनख्वाहदार तबका है उसकी मुश्किलात में कोई कमी आएगी या फिर माजी की तरह फिर बोझ लाद दिया जाएगा जैसे पहले ही हम दे ही रहे हैं टैक्सेस? जी देखिए, ये तो बहुत ज़रूरी है कि उनसे जो बेजा टैक्स लिया जा रहा है, वो ख़त्म किया जाए। अब मैं कभी कह नहीं सकता, कल जब टैक्स रेट्स आएँगे तो फिर इस पे हतमी बात कर सकेंगे। मगर एक थिंकिंग तो है, इस पे हुकूमत ने इस बात को तस्लीम किया है और जो उनको आईएमएफ ने कहा कि अच्छा ये कमी आप कहाँ से पूरी करेंगे, तो वो तो मैं अर्ज़ कर ही रहा था कि अगर 800 अरब रुपए का ये खुद मान रहे हैं कि इनकम टैक्स में और तकरीबन आप समझिए कि 3 ट्रिलियन के करीब सेल टैक्स में जो ऐसी एग्ज़म्पशंस दी हुई हैं, जो मरात याफ़्ता तबक़ात को हैं, अगर वो उसमें से आधी भी वापस कर लें, तो फिर भी वो जो कमी जिसका वो रोना रो रहे थे, वो तो वहाँ से ही पूरी हो जाती है। तो ये तो महज़ एक बहाना है मेरा ख़्याल है। अगर वो वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं एफबीआर में, हम्म। अगर वो थोड़ी-सी भी तवज्जो दें और वो जो बिल्कुल ही अनजस्टिफाइड एग्ज़म्पशंस हैं, उनको वापस ले लें, तो उससे हम्म। एक बहुत बड़ा फ़िस्कल स्पेस पैदा हो जाएगी और हम मेरे हिसाब से तो इनका बोझ कम से कम आधा करना चाहिए, क्योंकि कीमतें जो पिछले 3 साल में तकरीबन डबल हो गई थी, वो तो कम नहीं हुई ना। अब आपने सिर्फ़ उसको शरह रोकी है कि जी, मज़ीद उसमें स्पीड रोकती है, इन्फ्लेशन हाँ। बहुत तेज़ी से ना हो, मगर फिर भी 6% 6.5% तो खुद वो मान रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से 2% होनी चाहिए। जब एक हम्म। दफ़ा कीमतें तो डिस्पोज़ेबल इनकम होगी, तो फिर ही सैलरीड क्लास और जो हमारी मिडल क्लास है, जबकि वो कुछ सैलरीड बचत कर क्लास सकेगी और कुछ जो एक्सपेंडिचर टैक्स करेगी। दे रही है वो दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स है जो हम अदा कर रहे हैं, जी, जो बिल्कुल। सैलरीड तबका जी, बिल्कुल। है, विच इज वेरी तो ये तो स्ट्रेंज। बहुत ज़रूरी है। हम्म। जी, बिल्कुल इसको सही। कम किया जाए और उसके लिए गुंजाइश मौजूद है, उसके लिए मेरे ख़्याल में ये एक सिर्फ़ बहाना-साज़ी है। जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि इतनी टैक्स एग्ज़म्पशंस देने की और ख़ास तौर पे मरात याफ़्ता तबक़ात को क्या ज़रूरत है? नाजरीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, दिखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। डॉक्टर साहब, ये जो बजट में तरक्की के अहदाफ मुकर्रर किए जाते हैं, जैसे इस बजट में बताया जा रहा है कि आइंदा माली साल तालीमी शोबे की तरक्की का हदफ 4.5%, सेहत और समाजी तरक्की का हदफ 4%, सनती तरक्की का हदफ 4.3% और सरमायाकारी का हदफ 14.7% मुकर्रर किया जाएगा। क्या ये अहदाफ पाकिस्तान में किसी दौर में मुकम्मल भी हुए हैं? जी, मेरा ख़्याल है कि ये एक तरह से खुशनुमा बना के पेश किए जाते हैं। ये नहीं हम्म। कि ये हो नहीं सकते हैं, मगर एग्ज़ीक्यूट करने की जो कैपेसिटी है, वो बहुत मैं समझता हूँ ख़त्म हो चुकी है। पहले जो हमारे यहाँ मशीनरी थी, जिसे हम ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं या समझ के जो ऊपर के हाई ग्रेड्स के जो ऑफ़िसर्स होते हैं, वो बड़े एक तो ज़हीन भी होते थे, उनकी ट्रेनिंग भी मुनासिब होती थी और उनमें एक लगन भी होती थी। अब जब से ये पॉलिटिसाइज़ हुए हैं, इनको कोई ये बिल्कुल खौफ नहीं है कि अगर हदफ पूरे नहीं होंगे तो हमारी हम्म। उसके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी होगी, क्योंकि अब वो सिर्फ़ पॉलिटिकल खुशामद के लिए अपनी पोज़ीशंस पे रहते हैं। तो हम्म। अगर इसका क्वार्टरली जायज़ा पेश किया जाए और इसको पब्लिक की नज़र में हर साल इसके जगह-जगह डैशबोर्ड बने हर मिनिस्ट्री में हम्म। और लोग उसके ऊपर भी अपनी राय दें, तो फिर तो ये हो सकता है कि उसका क्रिटिकल एनालिसिस हो, जहाँ कमी है वो पूरी की हो सके और पाकिस्तान को जो कुदरती वसाइल और इंसानी वसाइल हासिल हैं, तो ये हदफ मेरे हिसाब से तो उनकी सलाहियत से कम है। जी। मगर उसकी वही मसला, जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि उसको ज़ाहिर एग्ज़ीक्यूट करने के लिए एक मशीनरी चाहिए। अब अगर हमने 200% भी ज़्यादा एजुकेशन में एलोकेशन कर दी, तो उसकी क्वालिटी कुछ नहीं है। वो ऐसे टीचर्स की सैलरी पे, बिल्डिंग्स पे, ऐसी चीज़ों पे खर्च होता है और वो अब आपको पता है कि वहाँ क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, रिसर्च नहीं है, कुछ ऐसा एलोकेशन नहीं है जिससे बच्चे जो हैं उनको वो फैसिलिटीज़ हों
उनको अच्छे टीचर मिले। अब यहाँ तो मैथमेटिक्स पढ़ाने के टीचर इस काबिल नहीं है कि वो बच्चों को समझा सके, जो बेस है आगे साइंस की। बिल्कुल। इसी तरह ही और भी जो टेक्नोलॉजी के शोबा-जात हैं, तो वहाँ एलोकेशन ही करना सिर्फ़ मसला नहीं है, और हुँ। साथ में हमें वहाँ पे कुछ पैराडाइम शिफ्ट और कुछ उसको लेकिन एग्ज़ीक्यूट प्रॉब्लम ये है करने के लिए ना अच्छे डॉक्टर लोग भी साहब कि इस चाहिए। अब बार भी टीचर्स बजट में ट्रेनिंग। तालीम और सेहत तो प्रायोरिटी में है ही नहीं ना। सबसे कम बजट जी, बिल्कुल। इन्हीं 2 चीज़ों में है जी, जिस पे बिल्कुल। आप पूरी डिस्कशन में ज़ोर दे रहे हैं कि हमें क्वालिटी को जी, बेहतर जी। करने की ज़रूरत है, हमें आईटी में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, हमें इस यूथ को एंगेज करने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब हमारे यहाँ एक और चीज़ भी है कि एफबीआर हमेशा टैक्स कलेक्शन के हवाले से बात करता है। मगर गुज़िश्ता साल का भी टैक्स कलेक्शन का जो हदफ था, उसको एफबीआर मुकम्मल नहीं कर सका था और बड़ा आइडियलिस्टिक था वो, रियलिटी से काफ़ी दूर था। आपकी बार जो हदफ रखा है, ऐसे क्या इक़दामात की ज़रूरत है कि इस हदफ को मुकम्मल किया जाए? और इस हदफ की तकमील मुकम्मल ना होने के पीछे आपके ख़्याल में क्या रीज़न्स हैं? क्या हमें स्ट्रक्चरल रिफ़ॉर्म्स करने की ज़रूरत है? देखिए, ये बहुत ज़्यादा रेट के टैक्सेस लगाकर उन्हीं लोगों से टैक्सेस लिए जाना और फिर रिफंड्स रोककर और एडवांस लेकर ग्रोथ दिखा देना, ये तो एफबीआर का वतीरा रहा है। अब उसकी अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि एफबीआर जो है वो सियासी लोगों को टैक्स नहीं करता है, और उनको एग्ज़म्पशनें भी उन्हीं की वजह से जो है ज़ाहिर है वो भी मिली रहती हैं। हुँ, तो वो फिर एक उनका आपस में अनहोली अलायंस है। अब हुँ, वो उन लोगों से तो टैक्स ले ही नहीं रहे जिनकी अहलियत टैक्स देने की ज़्यादा है, और मैंने अर्ज़ भी आपसे कर दिया कि आप देखिए कि 56% का इज़ाफ़ा हुआ है टैक्स एग्ज़म्पशंस के अंदर 1 साल में, जो हुँ, कि बिल्कुल ही अफ़सोसनाक है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर वो थोड़ी-सी भी एफ़र्ट करें, यानी कि ये हैरानकुन बात है कि वो अभी तक सिर्फ़ 2,75,000 लोगों को सेल टैक्स में रजिस्टर कर पाए हैं। यानी ये तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में जो हमारे रिटेलर जो हैं, वही मेरे हिसाब से जो इस वक़्त अगर बिजली के बिलों में इसके हिसाब से कमर्शियल नंबर्स देखे जाएँ और इंडस्ट्रियल नंबर देखे जाएँ, तो वही तकरीबन इस वक़्त 6 करोड़ हैं। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि इसमें से सिर्फ़ 3 लाख से भी कम लोग रजिस्टर्ड हों? हुँ। और जो इनकम टैक्स रिटर्न्स भी आ रही हैं 7 मिलियन, उसमें उन्होंने बहुत दावे से कहा कि जी हमने डबल कर दिया, मगर आप देखें तो उसमें से 60% रिटर्न्स ही निल की हैं, या उसमें कोई काबिल-ज़िक्र आमदनी ही नहीं है। तो ये जंक रिटर्न्स लेकर ये साबित करना, तो उसमें नुक्ते की बात ये है कि वो नए जो टैक्स पेयर्स हैं, जो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा आमदन कमाते हैं और थोड़ा-सा पैसे दे के नॉन टैक्स फाइलर ही रहते हैं, उनकी हुँ। तरफ तवज्जो नहीं करते। और जो लोग सैलरी वाले बेचारे अपनी सैलरी छुपा नहीं सकते, उनको टैक्स विथहोल्ड करके मिलती है, उनका रेट बढ़ाते रहते हैं। इसी तरह इंडस्ट्री का रेट जो है काफ़ी वो सारी स्कीम्स 50% से दी ऊपर कर उन्होंने दिया, जैसे इसीलिए डॉक्टर साहब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आगे नहीं जा रहा। ट्रैक एंड ट्रेस की बात की गई थी कि ट्रैक एंड ट्रेस लॉन्च किया जाएगा, वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। ताजर दोस्त स्कीम जी, जी। जो इन्होंने लॉन्च की वो नहीं हो सकी। फिर हम देख रहे हैं कि सब रिटेलर्स की बात है कि रिटेलर्स को लेकर आएँगे टैक्स नेट में, ये भी नहीं पॉसिबल हो सका। व्हाट रियली स्टॉप्स देम? देखिए, वो वज़ीर ख़ज़ाना का चूँकि ये सब्जेक्ट नहीं है, वो एक बैंकर हैं टैक्स की, तो वो उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, हुँ, और आज उन्होंने तस्लीम भी किया। तो ये एफबीआर वाले सबको जो है वो एक इस तरह से अपने जो कारकर्दगी है, उसको बहुत ही गलत तरीके से पेश करते हैं, और चूँकि गवर्नमेंट का ज़्यादा इन्हिसार भी उनकी इनकम पे है, तो वो भी उनकी वो अकाउंटेबिलिटी नहीं करते हैं। अब आप देखिए कि उन्होंने कुछ कारकर्दगी नहीं की है, मगर हमने पेट्रोलियम जो लेवी थी वो ₹80 तक पर लीटर कर दी। तो हुँ, उससे बहुत बड़ा उनको तकरीबन 64% की इस दफ़ा ग्रोथ जो है, वो नॉन टैक्स इनकम में हुई है। जी। तो वो उस तरफ बैठे-बैठे पैसा आ जाता है उनको, और वो भी उसको अपनी तरफ डाल लेते हैं कि जी हमारी वज़ह से हुआ है। जो लोग खुद टैक्स विथहोल्ड करके उनको दे देते हैं, उनकी अपनी कारकर्दगी का तो ये हाल है कि खुद उनकी जो लास्ट ईयर की टैक्स रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने सिर्फ 2.5 या 6% अपनी एफर्ट से इकट्ठा किया है, बाकी तो वो था जो जी। विथहोल्डिंग एजेंट्स ने उनको करके दे दिया या लोगों ने एडवांस जमा करवा दिया। तो ये देखना चाहिए कि कोई भी जो वज़ीर ख़ज़ाना हमारे रहते हैं, चूँकि वो एफबीआर के अंदर खुशामदी लोगों को लगाते हैं, जो उनकी दौलत की तरफ, उनकी टैक्सेस की तरफ तो बिल्कुल जो पॉलिटिकल लोग हैं, जिससे वो दौलत बढ़ा रहे हैं अपनी, उसकी तरफ तो वो तवज्जो नहीं देते, और जो लोग जिनसे टैक्स की अहलियत जो टैक्स के इतनी नहीं मारे है, हुए हैं, उनसे ही टैक्स टैक्स दे के थक निकलवाते गए रहते हैं, हैं, उन जिसकी पे बोझ मिसाल। डाली जाए। हाँ, बिल्कुल सही। लास्ट जी। क्वेश्चन डॉक्टर साहब, जेनेरिक क्वेश्चन पूछूंगी। आपने इस मुल्क में कई बजट देखे हैं। आपके नज़दीक अब तक सबसे बेहतरीन बजट कौन सी हुकूमत पेश कर सकी है, जिससे वाकई कोई आवाम को फ़ायदा पहुंचा है और मईशत में उसने अहम किरदार अदा किया हो?
जी, आज तक ऐसा मैंने कोई बजट देखा नहीं, मगर अब तक? एक ज़माने में मैं ज़रूर कहूँगा कि जब मिफ्ता साहब ने एक बजट पेश किया था, हुँ, आखिरी जो था पीएमएलएन का, जब साहब डॉक्टर साहब वज़ीर ख़ज़ाना नहीं रहे थे, हुँ, तो उन्होंने जो बेसिक वो भी 12 लाख कर दी थी और सैलरी वालों को भी काफ़ी रिलीफ़ दिया था। अगर वो बजट चलता, हुँ, तो फिर हमें ये हो सकता था कि हम बहुत ज़्यादा आगे उसमें मईशत में बहुत सी संतों को भी इंसेंटिव डिवाइस, क्योंकि टैक्स रेट कम करने से फिर वो ज़्यादा सरमायाकारी भी करते हैं। वो चूँकि चल नहीं सका था, जैसे ही वो फिर हुकूमत 2018 में आई तो उन्होंने रेट वापस बढ़ा दिए। बल्कि उसमें आपको याद होगा जो सीनियर सिटीज़न को अलाउंस मिलता था और स्पेशल लोगों को, वो टैक्स रेट पहले कम थे तो उसको उन्होंने रखा हुआ था कि जी हम इनको देंगे। जब उन्होंने 12 लाख किया तो उन्होंने वो हटा दिए कि अब उसमें हुँ। उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। इन्होंने आकर फिर वो रेट तो वापस कर दिए और उनको बेचारों को जो फ़वाइद थे वो सीनियर सिटीज़न्स को वो कभी वापस नहीं किए। तो मेरा ख़्याल है कि अभी तक कोई ऐसा हम बजट नहीं पेश कर सके जिसमें हम ग्रोथ की बात करें, और ग्रोथ तब आएगी जब अगर हम सरमायाकारी हो। 70 से पहले के सरमायाकारी के लिए बहुत बजट में ज़रूरी। उधर भी कोई ऐसा बजट तब भी नहीं था? जी, नहीं, मेरा नहीं ख़्याल कि देखिए ब ब ज़्यादा ज़्यादा पाकिस्तान का मसला चूँकि फ़िस्कल डेफ़िसिट और आईएमएफ के प्रोग्रामों में जाना रहा है, तो वो हुँ, फिर आकर इनको मजबूर करते हैं कि जी आप अपने अखराजात या तो कम करें या आप टैक्स बढ़ाएँ। अखराजात के बारे में तो उन्हें भी पता ही है कम नहीं कर पाएँगे, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा डेट सर्विसिंग इतना हाई है। और वो फिर यही होता है कि सारे नंबर्स तो इनफ्लेक्सिबल ही होते हैं कि इतना डिफेंस पे जाना ही है, सूबों को भी 57.5% देना ही है जी। और इतना सूद नहीं है, तो एंड के ऊपर एक ही फिगर रह जाती है, वो होती है टैक्स की। वो आईएमएफ पकड़ता है और उसके अंदर बस कभी 20%, कभी 40%, और कभी कोई सालों में तो 50% का इज़ाफ़ा कर देता है। ये रियलाइज़ किए बगैर कि ये बजट जो तो कभी आईएमएफ हासिल भी ठीक, और मतलब वो खुद आवाम भी को आ जाएँ तो नहीं ज़्यादा कर सकेंगे। खुशफ़हमियाँ पालने की ज़रूरत नहीं है, वो रेडी रहे मज़ीद टैक्सेस का बोझ बर्दाश्त करने के लिए। बहुत शुक्रिया हमारे मोहशिया डॉक्टर इकरामुल हक हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, ज़राअत पाकिस्तान का सबसे अहम शोबा है। पाकिस्तान की अक्सरियत इसी शोबे से वाबस्ता है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि किसी भी मुल्क में अवाम की खुशहाली का अंदाज़ा उसके किसान की खुशहाली को देख कर लगाया जाता है। अगर किसान खुश है तो अवाम खुश है, और अगर अवाम खुश है तो मुल्क खुशहाल है। लेकिन गुज़श्ता कई सालों से खुसूसन PDM-1 हुकूमत के वक्त और बादजा निगरान सेटअप काकड़ हुकूमत के वक्त से किसान मुसलसल शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं। हमने देखा किस तरह से वो एहतजाज कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक किसान को गुज़श्ता साल सिर्फ गंदम में 2.2 ट्रिलियन रुपए का नुकसान हुआ। मकई, कपास, चावल, सब्जियां, फल इसके अलावा है। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल मईशत की अबूरी शरह नमू 2.68% रही, जबकि हदफ 3.6% था। रवा माली साल पाकिस्तान की मईशत का हुजम 39 अरब 30 करोड़ डॉलर बढ़ा। मईशत का हुजम 410 अरब 96 करोड़ डॉलर रहा। गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान की मईशत का हुजम 371 अरब 66 करोड़ डॉलर था। ज़राए का कहना है कि ज़राई शोबे की ग्रोथ 0.56% रही, जबकि ग्रोथ का हदफ 2% था। अहम फसलों की ग्रोथ मनफी 13.49% रही, जबकि ग्रोथ का हदफ मनफी 4.5% था। दीगर फसलों की ग्रोथ 4.78% रिकॉर्ड हुई, जबकि हदफ 4.3% था। कॉटन जिनिंग की ग्रोथ मनफी 19% रही, जबकि ग्रोथ का हदफ मनफी 2.3% मुकर्रर था। लाइव स्टॉक शोबे की शरह अफजाइश 4.72%, जबकि हदफ 3.8% था। आइंदा बजट में किसानों को क्या उम्मीद है और उनके लिए किन इक़दामात का होना जरूरी है जिससे मुल्क का किसान और मुल्क की ज़राअत खुशहाल हो, इस सब पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया चेयरमैन पाकिस्तान किसान फाउंडेशन महमूदुल हक बुखारी साहब। बुखारी साहब, वेलकम करते हैं आपको सुनो राउंड अप में। बुखारी साहब, सबसे पहले तो आप बताइए कि आपके अपने क्या खदशात हैं, क्या शिकायत हैं मौजूदा हुकूमत की ज़राअत और किसान को लेकर। पॉलिसियों के हवाले से हमने मुतअद्दिद प्रोग्राम्स की, आपने शिकायत रखी, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और आइंदा आने वाले बजट में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम शिजिया, आपका शुक्रिया, सुनो का शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। गुजारिश ये है कि जो हमारे यहाँ ज़राअत तरजीह नहीं है, हम्म, आपने अपने इंट्रो के अंदर भी बताया
बताया। अब मुझे ये आप देखें कि जो पिछले साल जो ग्रोथ सिर्फ वाहिद एग्रीकल्चर के सेक्टर ने की, और एग्रीकल्चर के सेक्टर की वजह से ये 6.5 जो है वो ग्रोथ आपको मिली। बाकी तमाम शोबाजात जो है वो मनफी में रहे। जी। और ये तो है कारकर्दगी। कारकर्दगी ये है कि आपकी प्याज की जो एक्सपोर्ट है 50% कम हो गई, आपकी मैंगो की जो है एक्सपोर्ट कम हो गई 50%, आपकी किन्नू की वो कम हो गई। ये बता रही हैं पॉलिसियां। जी, आप मुझे बताइए ईमानदारी के साथ कि कहाँ महंगाई जो है वो कम हुई। और आप ये देखें कि 29 लाख टन जो है वो आपकी गन्नम इस दफा कब पैदावार में कम हुई है। अभी तो चूंकि पिछले स्टॉक जो आप काकड़ दौर के जो इन्होंने तबाही की और अरबों रुपए कमाए और ना उसकी कोई इंक्वायरी की इन्होंने, उस वजह से जो है वो गंदम पड़ी हुई, तो इनको ये लग रहा है कि शायद जो है ये गंदम ऐसे ही रहेगी। और दूसरी बात ये आपको बता दूं कि एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक ये गंदम जो है ये स्टॉक की है बड़ी बड़ी कंपनियों ने। अब वो इतने बेवकूफ तो नहीं है कि उसके स्टॉक की कोई वजह तो होगी ना पसे पर्दा, और वो आपको 2-3 माह के अंदर पता चल जाएगा कि ये गंदम कहाँ चली गई है। इसी तरह जो दीगर चीजें हैं, आपका इस वक्त आपको टमाटर सस्ता मिल रहा है, आपको प्याज सस्ता मिल रहा है, लहसुन सस्ता मिल रहा है, आपको जो दीगर सब्जियां सस्ती मिल रही हैं, उसकी वजह हुकूमत नहीं है या हुकूमती पॉलिसियां नहीं है। ये किस तरह से कहते हैं कि हमने महंगाई जो है वो कम कर दी, और ये कहते हैं कि आटा जो है वो पहले 1900 रुपए का जो था 10 केजी का, अब 1500 रुपए का है। तो वो इनका क्या कमाल है? चिड़िया मुझे बताएं, इन्होंने कौन सी ऐसी पॉलिसी दी है और इन्होंने कोई ऐसे कमालात दिखाए हैं जिसकी वजह से जो है ये कम हो गई? इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, इसलिए कि आपने 3900 रुपए जो आपने हुकूमतों ने उसके जो है वो मुकर्रर की थी कीमत इखराजात के मुताबिक, और वो आपने 2000 रुपए के ऊपर ले। अच्छा, अब आपका चावल जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। अब आपको पता चलेगा आपकी जो मकाई है वो खत्म हो गई और उसका रेट देखें कितना नीचे चला गया। तो पॉलिसियां ही बताती होती हैं। पॉलिसीज तो बुखारी साहब बहुत सारी आ रही है। मौजूदा पंजाब हुकूमत मैं देखती हूँ हर कुछ अरसे बाद एक किसान के लिए खुशहाल किसान कार्ड, ट्रैक्टर स्कीम, सोलर्स, मतलब वो क्या कुछ नहीं दे रही कि मैं किसान दोस्त पॉलिसीज बना रही हूँ। हमारी जितनी पॉलिसीज है, हुकूमत यही क्लेम करती है कि हमसे ज्यादा किसान दोस्त पॉलिसीज बनाने वाली कोई हुकूमत आई नहीं। चिजिया देखें, ये तो हमारे जख्मों पे आप नमक छिड़क रही हैं। मैं तो उनका बता रही हूँ, मुझे यही तो समझ नहीं आ रही। वो समझती है हम किसान दोस्त पॉलिसी दे रहे हैं और किसान फिर भी एहतजाज कर रहा है, सड़कों पर है। नहीं, ये इसे पॉलिसी नहीं कहें, ये ऐसे ही है। ये इश्तिहारी हुकूमतें मैं क्या करता हूँ, आपके कई प्रोग्रामों में मैंने कहा ये इश्तिहारों पे चलने वाली है। जिस तरह मुख्तलिफ कंपनी चलती हैं, जिस तरह कोई गरम मिसाले की कंपनी है तो वो अपने इश्तिहारात के जरिए बताती है कि देखें हमारा अच्छा मिसाल है, हमारा इस्तेमाल करें। आपकी रंग की कंपनियां जो हैं वो बताती हैं कि हमारा रंग इस्तेमाल करें, ये देरपा होगा, ये इस तरह होगा। तो ये इश्तिहारों के ऊपर जो है वो चल रहा है, आपकी हुकूमत चल रही है। और आप ये देखें कि इनकी कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो मैं गिनाऊं कि वो किसान दोस्त है। आपने रिसर्च के ऊपर क्या खर्च किया? फिर आप देख लें कि जितनी चीजें हैं महंगी हैं, आपका सरिया महंगा, सीमेंट महंगा, आपकी बाकी जो अशिया है, उधर दूसरे सेक्टर में जाने की जरूरत नहीं। बुखारी साहब, आप सिर्फ अपने ही देख ले, खाद कितनी महंगी है, बीज कितना महंगा है, अगर उसी पे टैक्स कर दें। बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। देखें, आपने पूछा, मैं ये कहता हूं कि ये महंगाई मार्च करके आपने पीडीएम का जिक्र किया और ये वहां से चले थे। ये महंगाई जो है महंगाई खत्म करो मार्च नहीं था, ये महंगाई बढ़ाओ मार्च साबित हुआ। और इन्होंने जिस तरह से उस वक्त 2022 में क्या कीमतें थी आप निकालिए, पेट्रोल की क्या कीमत थी, डीजल की क्या कीमत थी, आपकी दालों की कीमत क्या थी, आपकी किसान खुशहाल था। उस वक्त की हुकूमत में 2022 अप्रैल से पहले वो किसान खुशहाल था। इमरान खान साहब की हुकूमत इन्होंने आते ही
बदहाल कर दिया। बुखारी साहब, हर साल हमें एक मामला जो मुसलसल देखने को मिलता है वो किसानों और हुकूमत के दरमियान खरीदारी और रेट मुकर्रर करने का होता है। कुछ साल कबल हमने देखा कि गंदम स्कैंडल भी सामने आया था जिस पर किसानों ने शदीद एहतजाज किया था, मगर उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट आज तक मंजर आम पर नहीं आई। गुज़श्ता बरस भी किसानों ने हुकूमत की जानिब से मुनासिब रेट पर खरीदारी ना होने पर एहतजाज किया था। ये बताइए कि ये मामला कब तक चलेगा? क्या हर साल ऐसे ही होगा या फिर इन एहतजाज का कोई नतीजा खेज फैसला भी सामने आएगा, कोई रिजल्ट्स भी सामने आएंगे? मैं अर्ज करूं, देखें वो ना अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए, हम आपके इस मीडिया के तवज्जुह से जो है आपके शुक्रगुजार हैं कि हमारी बात तो हुक्मरानों तक पहुंच रही है, को वो सुन नहीं रहे, और उसका जो रिजल्ट आपके सामने डे बाई डे जो है वो ज़राअत ज़बूहाली का शिकार हो रही है। आप अगर 3 साल के आप जरिए इमरजेंसी नाफिज कीजिए, आप और कोई काम नहीं कीजिए। देखें शिजिया, मैं आपको बताऊं कि आपके इरिगेशन का डिपार्टमेंट जो पानी की कमी का इतना शिकार है, वो इतना बर्बाद हो गया कि यहाँ पे अगर एक नहर टूट गई और उससे हजारों एकड़ जो है वो जमीन बर्बाद हो गई किसानों की, और उसके लिए कोई एक काम भी नहीं किया कि किसी को कोई मुआवजे के लिए या किसी को गरीब जो किसान काश्तकार यहाँ बर्बाद हुए रहीम यार खान के अंदर अब्बासिया लिंक कैनाल में, और पता चला कि मिनिस्टर साहब वहां पे आ रहे हैं और वो सुबह काजब थी या सुबह सादिक थी, वो यहाँ पे ज़राई इमरजेंसी तो तभी नाफिज की जाएगी ना हुकूमत की जानिब से जब उन्हें रियलाइजेशन होगी, जबकि हुकूमत तो यही समझती है कि हम बड़ी खुशहाल किसान दोस्त पॉलिसीज दे रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए बुखारी साहब के आपके ख्याल में बजट में ऐसी क्या इस्लाहात और पॉलिसीज वाज़ेह होनी चाहिए और किस हद तक टैक्स के मामलात और खाद की फरहमी होनी चाहिए जिससे किसान फसलों को बेहतरीन अंदाज में ना सिर्फ काश करे बल्कि उससे उसकी वसूली भी खुशहाल हो? आप क्या सजेशन देंगे? देखिए शिजिया, दुनिया के अंदर ये जो ज़राअत है ये कोई नफा बख्श कारोबार नहीं है। आप यकीन कीजिए, मैं अल्लाह को गवाह करके कह रहा हूं कि हमारा घर का जो खर्चा है वो भी पूरा नहीं होता। लोग खुदकशियों के ऊपर मजबूर हैं अगर ये चाहते हैं, वरना ये देखें कि आप बाहर से 25 करोड़ का ये मुल्क है, आप किस तरह से बाहर से हर चीज मंगा लेंगे? आपका इंपोर्ट पे निसार बढ़ता जा रहा है, दालें आपकी बाहर से आ रही हैं, आपके जो खीरे तक जो है और जो बाकी चीजें हैं वो अफगानिस्तान से आ रही हैं। आप अपने मुल्क के काश्तकार और किसान को क्यों मजबूत नहीं करना चाहते? इसलिए गंदम और चावल, पाकिस्तान के साथ और चावल की फसल में भी तो कमी आ रही है बड़ी वाज़ेह। बहुत वाज़ेह मैंने बताया कि अपना चावल के अंदर तो आप ये देखें कि उसके इंपोर्ट में बहुत बड़ी कमी आई है, अपना एक्सपोर्ट में चावल की एक्सपोर्ट में बहुत बड़ी कमी आई है। उसकी वजह ये है, देखें अभी मकाई का शिजिया मैं आपको बताऊं कि जो हाइब्रिड जो कंपनी थी उन्होंने वो सीड दिया, हाइब्रिड दिया, उसको दाना ही नहीं लगा, आप अंदाजा लगाइए। और जब दाना उसको नहीं लगा तो वो अरबों रुपए का किसानों का नुकसान हुआ, मकाई के जो काश्तकार हैं, फिर उनको कीमत नहीं मिल रही, जो कीमत जो थी वो 50% वो कम हो गई। वो ये पॉलिसी है ना कि जी अच्छा, फिर दूसरी बात ये कहते हैं डीरेगुलाइज कहां से किया? इन्होंने डीरेगुलाइज नहीं किया, रोटी का रेट तो इन्होंने रख दिया। को शौक है कि जी रोटी वो सस्ती, इस तरह से नहीं मुल्क चलते कि आप कहें कि रोटी सस्ती हो जाए और वो जो किसान है वो तबाह हो जाए। अभी इतनी कमी आई है, अब मजीद कमी होगी, आप देख लें। आप राइस के अंदर भी कमी आएगी उसकी पैदावार में। फिर बताइए ना, मुझे ये बताइए फिर आपके ख्याल में इस बजट में क्या ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस कराई जाएं, क्या इस्लाहात की जाए कि किसानों के हालात बेहतर हों? और ये बताइए कि अभी जो ये बजट आ रहा है, क्या हुकूमत ने आपसे कोई मशवरा, कोई राय लिए आप एक्सपर्ट से कि किसानों के लिए क्या क्या आसानियां, क्या क्या रिलीफ देना चाहिए? नहीं शिजिया, आप कैसी बातें कर रही हैं? वो तो किसान को इंसानी तसव्वुर नहीं करते, वो किसान को पाकिस्तानी तसव्वुर नहीं करते, और आप फरमा रही हैं कि जो है वो उनसे मशवरा करें। वहां पे जो बैठे हुए हैं ना जी, ये माशाल्लाह से
हमारी दो एक जो वहां पे मुशीर हैं जो ये कहते हैं कि पक्की वो जो कच्ची पक्की पौनी वो चावलों की इकसाम गिना रही हैं। अब अंदाजा लगाइए जिनकी मालूमात का ये आलम हो, और कभी वो कहती हैं कि गंदम से और बहुत सी चीजें भी निकलती हैं, ये जो किसान है 1000-2000, आपको याद नहीं है वो लफ्ज शिजिया? इन्होंने कहां से मशवरा जो है करना है? अब मैं आपको बताता हूं, जरिया इमरजेंसी नाफिज करें, उसके बाद ये अच्छा सीड दें। आपको पता है कि कॉटन का क्या हशर हो गया है कि कॉटन 1,10,00,000 बेल्स हमारी जरूरत है, और ये अभी हम कोई 40-45 पे पहुंच गए, और आप ये देखें कि 15 लाख गांठ पहले मंगाई थी, 35 लाख के अब सौदे हुए, यानी 300% जो है तकरीबन वो बाहर से कॉटन हम मंगा रहे हैं। तो मैं कहता हूं अच्छे बीज फराहम करें जिनकी पैदावार जो है वो बढ़े। ये आप बिजली का रेट, नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराएं फार्मिंग में। जी, मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूं। बिजली का रेट कम करें, सबसे पहले जो हमारे जो इनपुट्स के इखराजात हैं, इनपुट्स को सस्ती करें, फिर हमारे कल्टीवेशन के जो इखराजात हैं वो उसमें डीजल में कमी लेके आए। आप देखें कि 3 साल के अंदर ये मुल्क खड़ा हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन महमूदुल हक बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपने उनकी शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।